हाँ बेटा, लिखें आज का टॉपिक। नया टॉपिक कल पूरा कंप्लीट हो गया था अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। आज लिखें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। Solubility of gases in liquid. लिखें इसमें पहले लैंग्वेज थोड़ी सी लिखें। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, in liquid at certain temperature, certain temperature takes place at certain limit, take place at certain limit. And gas solution is obtained by, and gas solution is obtained by absorption of gas, absorption of gas through liquid. Through liquid. Therefore, the solubility of gas in liquid, therefore, the solubility of gas in liquid is represented by absorption coefficient, represented by absorption coefficient. देखो बेटा, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उन्होंने लास्ट ईयर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं इनकी जो रूट हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। सेम उसी के बेसिस पर बुन्सेन गोल्ड साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जैसे रूट पानी को एब्जॉर्ब करती हैं उसी तरीके से गैसेज भी पानी में एब्जॉर्ब होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, गैसेज की सॉल्युबिलिटी को किससे एक्सप्लेन कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट से एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, एब्जॉर्प्शन से रिप्रेजेंट की जाएगी। अब हेडिंग डालें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व्ड इन
यूनिट वॉल्यूम ऑफ solvent at NTP is called absorption coefficient. अब थोड़ा ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। आपसे कहा मैंने सॉल्वेंट ले लिया, मैंने वाटर ले लिया 1 लीटर, और इस वाटर में हम क्या कर रहे हैं, गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, और वो भी किस टेम्परेचर प्रेशर पर, एनटीपी पर। तो एनटीपी पर जितना भी वॉल्यूम इसमें डिसॉल्व होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। बात क्लियर बेटा? हाँ चिराग। यस सर। बेटा इसको हमें मोल पर लीटर में बदलना है, तो कैसे बदलें? ये जो अल्फा हमें दिया गया है, इस अल्फा को हम मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको? सर 22.4 का डिवाइड दे देंगे। बिल्कुल सही। यदि हम बात करें द सॉल्युबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड इन मोल पर लीटर, therefore solubility of gas इज इक्वल टू क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अपॉन 22.4। देखो यहां हम कह रहे हैं वॉल्यूम हो गया किसका, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम हमने ले रखा है। यानी कि मैं यदि नॉर्मली अल्फा का फॉर्मूला लिखूं तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा कि गैस ऑफ वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मोल पर लीटर, हमें गैस के वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है। एनटीपी कंडीशन आपको गिवन है, तो एनटीपी पर मोल बनाने के लिए वॉल्यूम में 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं, वो क्या आ जाता है आपके लिए, सीधा सीधा मोल आ जाता है। तो हम यदि सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हैं तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट में 22.4 से डिवाइड करेंगे। बात क्लियर हुई भाई? लिखें इसको फटाफट। हाँ जी लिख लिया होगा बेटा साहेब? यस सर। नेक्स्ट, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी
इसमें पहला आता है नेचर ऑफ गैस। इस गैस के लिए हम यहां पर 3 कंडीशंस को फॉलो करते हैं। पहली, द गैस which can react or ionize in solvent is more soluble in similar solvent। आपसे कह रहे हैं कोई ऐसी गैस है जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर रही है या उस सॉल्वेंट में क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, यानी कि सॉरी उस सॉल्वेंट में आयोनाइज हो रही है, तो वो गैस क्या हो जाएगी, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगी। जैसे मैंने आपसे कहा HCl है, मैंने वाटर में डाल दी, क्या बनाएगा, H3O प्लस Cl माइनस। इसका एग्जाम्पल हो गया आयोनाइजेशन का, कि क्या हो गई, HCl गैस वाटर में आयोनाइज हो गई। सेम कंडीशन यदि मैं यहाँ NH3 गैस ले लूं और इसको मैं वाटर में डाल दूं तो ये क्या बनाएगा, NH4OH। इसने क्या कर लिया, यहाँ पर रिएक्ट हो गई। पहले क्या हुई थी, आयोनाइज HCl, NH3 क्या हो गई, इससे रिएक्ट हो गई। लेकिन यदि मैं N2 को रख लूं तो यहां कुछ नहीं होगा। तो कंसेप्ट क्या बना कि HCl and NH3 are more soluble in H2O than N2। जो रिएक्ट कर रही है या जो आयोनाइज हो रही है वो गैस ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगी दूसरी गैस के कंपेयर में। क्लियर? हाँ जी, लिख लिया होगा शायद बेटा। देखें इसी का सेकंड पॉइंट, the gases which are easily liquefiable are more soluble in water। जो गैसेस ज्यादा लिक्विफिएबल हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होंगी, यानी कि जो जल्दी से लिक्विफाइड हो जाती हैं वो गैसेस ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी, डिसॉल्व होंगी। जैसे एग्जांपल, SO2 गैस is more soluble than N2 गैस। क्या होगा कि ये जो आपके लिए कौन सी गैस है, SO2 गैस है, ये इजीली लिक्विफिएबल गैस है, इसलिए ये गैस क्या होगी, जल्दी से जल्दी डिसॉल्व होगी।
अगला पॉइंट, द गैसेज। हाँ बेटा करते। यस सर। बेटा इजीली लिक्विफाइबल गैस कौन सी होंगी? पता नहीं सर। क्या कह रहा है? पता नहीं। कोई भी इजीली लिक्विफाइबल गैसेज कौन सी होंगी? NH3 सर। चलो देखें, द गैसेज which have more critical temperature, क्या होगा? जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इजीली लिक्विफाइबल होंगी, और वही गैसेज क्या होंगी? ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होंगी। द गैसेज which have more critical temperature are easily liquefiable and more soluble। तो कुल मिलाकर के पूरा कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? क्रिटिकल टेम्परेचर पर। कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। अगला पॉइंट, solubility is directly proportional to absorption coefficient। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ जी, कंपटीशन वाले बच्चे याद रखें, एक टेबल आपको मैं लिखा रहा हूं, एक ऑर्डर, वो आपको याद रखना है क्योंकि आपको उसमें से क्वेश्चन दे सकते हैं। और जो केवल 12th बेसिस पे बात करें तो भाई अभी तक इस पर से क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए नहीं कह सकते कि आपको क्वेश्चन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखें, NH3, HCl, SO2, H2S, CO2, C2H2, H2 और O2। सॉरी उल्टा हो गया, ये O2 है, ये N2 है। ये ऑर्डर किसका है? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ अल्फा। यानी कि इन गैसेज में यदि हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा NH3 गैस डिसॉल्व होगी, उसके बाद HCl, उसके बाद SO2, उसके बाद H2S, CO2, C2H2। गौरांग, C2H2 क्या चीज है भाई? C2H2 क्या हुआ गौरांग? गूगल पे देख के बताएगा सर अभी। गूगल पे देख के बताएगा। हाँ संजना बेटा, C2H2 किसका फॉर्मूला है? पता नहीं सर, पता नहीं। कनिष्का सर इथेनॉल है? इथेनॉल? ये कहां से आ गया इथेनॉल? शायद। चलो देखें, एसिटिलीन। शाबाश, सही है। नेट बाबा देख लिया गूगल पे बेटा? जल्दी देख लिया। जल्दी देख लिया। देखें, C2H2 किसका फॉर्मूला है? एसिटिलीन या एथाइन। एथाइन भी बोल सकते हैं और एसिटिलीन भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, लिखे फटाफट इसको। बार-बार अजीब-अजीब आवाजें आ रही हैं। आप एक काम करो, बाहर लेके जाओ, बाहर ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। हाँ बेटा लिख लिया?
देखिए हाँ जी, ये क्या होगा, ये सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड के बेसिस पर यदि हम देखें तो पहला कंसेप्ट वही, लाइट्स आर मोर डिसॉल्व इन लाइट। सेम नेचर का कंपाउंड सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल पोलर गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट while less soluble in non-polar solvent। सौम्य बेटा पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? यस सर। पोलर सॉल्वेंट कौन सा होगा बेटा? यस सर, एक सेकंड सर। देवेश, हाँ जी, पोलर सॉल्वेंट क्या होंगे? जिनमें डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, उनको हम क्या कहते हैं? पोलर सॉल्वेंट। और सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है? H2O। तो हम यहां पर लें कि HCl को बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। यदि हम दूसरा कंपाउंड ले लिया N2 को बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये क्या है? पोलर, और ये क्या है? नॉन पोलर। पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में लेस सॉल्युबल होंगे, जबकि नॉन पोलर में मोर सॉल्युबल होगा। बात क्लियर हुई भाई? यदि पोलर कंपाउंड है, पोलर गैस है, तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, और यदि नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है भाई, लिखें इसको। सर। हाँ जी सर, अभी आपने पोलर कंपाउंड्स के बारे में क्या बताया था, उसे रिपीट कर सकते हो? पोलर कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है डाइपोल मूवमेंट। यदि किसी कंपाउंड के लिए डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर होता है, और यदि उसके लिए डाइपोल मूवमेंट जीरो मतलब जीरो नहीं है तो वो पोलर होगा। डाइपोल मूवमेंट जीरो है, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो और म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो वाला क्या कहलाएगा? नॉन पोलर, और जीरो नहीं है वो क्या कहलाएगा? पोलर। जिसके बेसिस पर हम सॉल्वेंट्स की नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ सर। हाँ भाई, लिख गया? यस सर।
चलें देखें, अगला पॉइंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, सौम्य बेटा कोल्ड ड्रिंक कैसी पीते हो, गर्म या ठंडी? ठंडी। क्यों? सर उसके अंदर CO2 होता है तो सेटल डाउन। कार्तिक बेटा कुछ बताएगा? सर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। क्या चीज? प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। प्रेशर इंक्रीज करने के लिए ठंडी पीते हैं? ये कौन सा कंसेप्ट आ गया? मतलब CO2 बढ़ जाती है ना। चलो सुने, देखो हम यदि कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट केवल और केवल CO2 की वजह से होता है, गैस डिजॉल्व होती है। अब यदि हम बात करते हैं कि हम उसको यदि गर्म कर दें तो गर्म करने पर उसमें से CO2 रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसी के बेसिस पर हमें ये कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये बोर्ड में। राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। क्या होता है कि व्हेन एनी गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड देन हीट एनर्जी is released. Therefore, this process is exothermic. According to Le Chatelier principle, while increasing in temperature, the reaction moves backward direction. The reaction moves backward direction and the solubility is decreased. कॉम्पिटिशंस में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि यदि हम गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी। हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। फिक्स कंसेप्ट है, कुछ नहीं लगाना। क्लियर? आगे देखें, अकॉर्डिंग टू केटीजी, यदि हम इसी कंसेप्ट को केटीजी के बेसिस पे बात करें, बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड and the molecules of gas are escaped from solution and solubility is decreased. यदि हम क्या करते हैं, केटीजी के अकॉर्डिंग बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। यदि आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केटीजी यानी कि 5th चैप्टर लास्ट ईयर जब आपने पढ़ा था तो उसमें केटीजी का लास्ट पॉइंट था। बात क्लियर भाई?
कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। लिखो फटाफट बेटा। हाँ बेटा, लिख गया सभी का? यस सर। चले नेक्स्ट, आगे देखें। हाँ जी, रिजल्ट क्या निकला? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शंस तो होंगे ही होंगे। एक्सेप्शन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 and helium, hydrogen and helium gases increase by increasing in temperature। केवल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, अदरवाइज बाकी की सभी गैसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सर क्यों बढ़ती है इनकी सॉल्युबिलिटी? ड्यू टू एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्या बोलते हैं? मीट का क्लास करना है। हाँ भाई, लिखिए बेटा। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड हेनरी लॉ। एंड हेनरी लॉ। लेकिन due to weak IMF in gaseous molecules, due to weak IMF of gaseous molecules, the solubility of gases are more affected by pressure,
which is defined by Henry law. सर एक बार रिपीट करना. The solubility of gases due to weak IMF, the solubility of gases are more affected by pressure, which is explained by Henry law. Which is explained by Henry law. हाँ चिराग बेटा, यस सर. यदि 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के आए, उसका कैप खोलें, फिर कैप बंद करें और उसको फ्रिज में रख दें और 10 दिन बाद उसको पीते हैं, तो टेस्ट सेम रहता है या चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है सर. क्यों? सर गैस निकल जाती है उसमें से. गैस क्यों निकली? रीजन क्या है गैस निकलने का? तो प्रेशर होता है बाहर का वो कम हो जाता है और अंदर का ज्यादा होता है इसलिए. काफी कुछ सही बोल रहे हो, लेकिन बोल उल्टा दिया कि जैसे ही हम किसी भी सॉरी. बोलते हैं तो आप देखते हो एक कट की सी आवाज आती है तेजी से. आवाज क्यों आती है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है और उस बोतल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है. जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो खोलने पर बोतल के अंदर का प्रेशर रिड्यूस होता है और रिड्यूस होने पर CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज. तो कंसेप्ट अपना यही है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. क्लियर भाई? यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैसेज की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. क्लियर? बाकी का बेटा कल करेंगे, क्योंकि आपका ये बंद होने वाला है. कल अपन स्टार्टिंग ही हेनरी लॉ से करेंगे और हेनरी लॉ ही हमें पढ़ना है कल पूरे टॉपिक में. अब किसी को कुछ पूछना है बेटा? हाँ जी.